जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 17 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो यूपीपीसीएस का नंबर 1 पेड कोर्स ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स नाम से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको जरूर ज्वाइन करिएगा। प्लस इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर फॉलो करिएगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दी जाती है। तो आज के ये सब टॉपिक्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और पेन और पेपर लेकर जरूर जो है बैठिएगा। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उस चीज के आपको नोट्स जो है बनाने हैं। जो भी चीज बताते आऊंगा, ठीक है, मतलब कि इसके नोट्स बनाओ, जो बोलूंगा उसी के बनाने हैं। अब देखो, धरती जो है वो स्लो, मतलब रोटेट जो कर रही है, यानी कि उसका रोटेशन जो स्लो हुआ है धरती जो घूमती है ना अपने एक्सिस पर, तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, एक नासा ने एक वीडियो जो है वो रिलीज किया था। कभी टाइम मिले तो नासा का वो वाला वीडियो जो है वो देखना। धरती बहुत तेजी की स्पीड से गोल घूमती है, मतलब बहुत तेज। हम लोग को समझ में आता नहीं है, राइट, क्योंकि एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, बट ये घूमती जो है वो बहुत तेज तेज है। ये धरती काफी तेजी तेजी से जो है वो घूमती है, चक्कर लगाती है, राइट। और दूसरी चीज, अब आप सोचो, कोई बस में आप बैठे हो, बस में अगर बस चल रही है और एकदम से बस वाला अगर ब्रेक मार दे तो क्या होता है? इनर्शिया, आप आगे की तरफ जो है वो जाते हो। तो इमेजिन करो कि ये जो बहुत तेजी से धरती घूम रही है, ये अचानक से अगर रुक जाए तो कुछ ही सेकंड्स में पूरी धरती खत्म। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग मतलब हवा में उड़ते हुए निकल जाएंगे भैया बाहर स्पेस में। प्लस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे ही जब बस रुकती है तो हम आगे की तरफ नहीं जाते, वैसी स्थिति हो जाएगी धरती की अगर ये रुक गई तो ऊपर वाले से प्रे करो कि कभी ऐसा समय ना जो है वो आए। फिर इसके अलावा आज की डेट में हम लोग को डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं डेमोग्राफिक को? अब हिंदी में तो बहुत इजी है, जनसांख्यिकी की। जनसांख्यिकी नाम से में आ रहा है। जो पॉपुलेशन जो होता है ना, तो उसमें शिफ्ट हम लोग को नजर आ रहा है। किस टाइप का शिफ्ट? एज वाइज पॉपुलेशन का शिफ्ट। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। IRF 2024 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। IRF 2024, इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये। CSR और इंटर्नशिप स्कीम की यहां पर जो है बात हो रही है। एस्ट्रोनॉट्स ने जो है वो फेस किया है स्पेस मिशन, प्रोलॉन्ग स्पेस मिशन, अंतरिक्ष यात्रियों का लंबे समय तक अंतरिक्ष मिशन, राइट। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलिए आइए हम बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो रीसेंट रिसर्च जो है वो हाईलाइट कर रही है कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो आइस कैप्स मेल्ट हो रहा है उसके कारण धरती का रोटेशन स्लो हो रहा है। ये क्वेश्चन बन सकता है, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि जो पोलार आइस कैप्स जो होते हैं ना, ग्लेशियर्स वगैरह, तो इनके मेल्ट होने से धरती का रोटेशन स्लो क्यों हो रहा है उसका, वो बताओ, आप रिलेशन बताओ। देखो कितना अच्छा टॉपिक है, सीखने वाला टॉपिक है। तो ये जो हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है डेसिलरेशन का, यानी कि धरती की स्पीड जो है वो घूमने की स्लो हो गई है, राइट। और ये क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ डे को जो है वो चेंज करेगा, अफेक्ट करेगा। क्योंकि देखो धरती गोल घूम रही है तो एक तरफ सूरज है और एक हिस्सा धरती का सूरज के सामने हम लोग को देखने को मिलता है। जब ये धरती जो है वो गोल घूमेगी तो दूसरा हिस्सा हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि उस तरफ चला जाएगा। हाँ ना, ऐसे ही होता है ना, एक तरफ अंधेरा रहता है, एक तरफ उजाला रहता है, पढ़ा होगा आपने। तो और ये पूरा घूमने के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहता है कि धरती गोल घूमेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डे और नाइट जो है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। और फिर यही टाइम कीपिंग में जो हम लोग जो वॉचेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें भी अफेक्ट होगा, राइट, टाइम कीपिंग में। सो फिनोमेना जो है ये बता रहा है कि धरती का रोटेशनल एक्सिस जो है और ग्लोबल एनवायरनमेंट सिस्टम जो है, उन दोनों का एक रिलेशन है। तो बहुत बढ़िया रिलेशन जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, जो मेल्ट हो रही है पोलार की आइस शीट्स, इसके कारण पानी जो है वो इक्वेटर की तरफ जा रहा है। तो इसके कारण धरती जो है वो उसका ओब्लेटनेस और उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ रहा है। क्या? चपटी अवस्था जो है उसकी धरती की
अपन बोलते हैं धरती गोल नहीं है, ओपेक शेप की हम लोग को देखने को मिलती है, इक्वेटर से जो है वो मोटी हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इक्वेटर पर बाहर आएगा तो धरती क्या होगी, बीच से जो है वो चपटी होगी, है कि नहीं? तो उसके कारण इसका मूवमेंट जो है वो चेंज होगा। नेक्स्ट, पिछले 2 दशकों में 20 सालों में धरती का रोटेशन जो है वो स्लो हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मिलीसेकंड पर सेंचुरी। ये फैक्ट लिख सकते हो, राइट? 1.3 मिलीसेकंड पर सेंचुरी। और ये वाला फैक्ट भी लिख लेना कि अगर क्या होगा कि पोलर आइस शीट जो है वो मेल्ट होंगी तो इक्वेटर की तरफ पानी जाएगा और धरती का ओब्लेटनेस जो है वो बढ़ेगा और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ेगा, राइट? तो ये हिंदी में भी लिख लो पूरा ऐसे ही जो मेंशन है, ये 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट, अब देखो, एंगुलर मोमेंटम को बनाए रखने के लिए क्या, एंगुलर मोमेंट को बनाए रखने के लिए जो मास है डिस्ट्रीब्यूशन का वो इक्वेटर की तरफ चला जाएगा और धरती की रोटेशनल स्पीड जो है वो कम होती जाएगी एंगुलर मोमेंटम को जो है वो बचाने के लिए। यानी कि मोमेंटम, गोल जो घूम रही है धरती उसको मेंटेन करने के लिए वो अपनी स्पीड जो है वो स्लो करेगी, राइट? क्योंकि पानी जो है वो बीच में सेंटर की तरफ जो है वो बढ़ेगा, इक्वेटर की तरफ बढ़ेगा। प्रोजेक्शन ये सजेस्ट कर रहा है कि हाई एमिशन के कारण जो हम लोग आज के डेट में प्रदूषण कर रहे हैं, तो रेट जो है वो स्लो डाउन का वो डबल हो सकता है, 2.6 मिली सेकेंड पर सेंचुरी के हिसाब से हो सकता है, राइट? क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के कारण, आप देखो एक फैक्ट और मिल गया आपको भी, जलवायु परिवर्तन के कारण एक और कारण ये भी है कि धरती की जो रोटेशनल स्पीड है वो कम हो रही है। वाह गजब! तो ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब इसकी लोग क्या करते हैं, कई बार लोग सिर्फ करंट अफेयर्स में ऊपरी ऊपरी की चीजें पढ़ लेते हैं, यहां तक डेप्थ में घुसते नहीं जो हम आपको बताते हैं, या फिर सिर्फ जनरल स्टडीज पढ़ रहे, करंट अफेयर्स को ध्यान ही नहीं दे रहे, सोच रहे कि अरे यार ये तो बहुत लेंदी है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, जीएस पर ज्यादा फोकस करो। भाई साहब, पूरे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से ही लिंक होके आते हैं, देख लेना आप। अब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस मास का, जो आइस जो मेल्ट होंगी, बर्फ जो पिघलेगी, तो वो धरती के एक्सिस रोटेशन को भी अफेक्ट करेगा, राइट? फिर धरती का एक्सिस भी शिफ्ट होगा, धरती का रोटेशन यानी कि धरती जो घूम रही है वो तो स्लो डाउन होगी होगी, प्लस उसका एक्सिस जो हम लोग को देखने को मिलता है वो भी स्लो होगा, उसका अक्ष भी जो है वो स्लो होगा, अक्ष पर भी प्रभाव पड़ेगा यानी कि एक्सिस पर भी। ये धरती है ना हमारी, तो धरती के बीच में से हम लोग को देखने को मिलता है कि एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, तो इसमें भी जो है वो बताया जा रहा है कि हल्का फुल्का शिफ्ट जो है वो हो सकता है, राइट? एक्सिस में किसके कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, बर्फ के पिघलने के कारण। ये एक और इंडिकेटर हम लोग को क्लाइमेट चेंज का देखने को मिलता है जो करेगा। तो 2 चीजें हो रही हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, राइट? पोलर आइस शीट्स मेल्ट होंगी तो धरती जो है वो स्लो होगी, प्लस उसका एक्सिस भी जो है वो चेंज हो सकता है। ये दोनों चीजें लिख लो आप, ठीक है? उसका जो टिल्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके ज्योग्राफिकल एक्सिस से वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है? इस फिनोमिना को जो है वो जैसे कि हम लोग देखने को मिलता है ना चैंडलर वोबल, जो कि अफेक्ट करता है रोटेशनल टाइमिंग और स्टेबिलिटी, उसी तरीके का फिनोमेना हम लोग को देखने को मिलेगा, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये 2 चीज ध्यान में रखिएगा। और भी दूसरे फैक्टर्स ये लिख लेना, कुछ और कारक हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि धरती के रोटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। भाई जो भूजल हम लोग को देखने को मिलता है उसमें कमी आएगी, तभी भी ऑब्वियसली बात है वेट जो है वो शिफ्ट हुआ, और जहां वेट शिफ्ट होगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। अब ये लिखना, टॉरिजाइनल वेव्स, ये बेसिकली धरती जब गोल गोल घूमती रहती है, राइट? तो धरती का जो आउटर कोर जो हम लोग को देखने को मिलता है, यहां पर जो लहरें जो होती हैं उसको टॉरिजाइनल वेव जो है वो कहा जाता है, और ये धरती के एक्सिस के अराउंड हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि शिफ्ट करती रहती है, क्योंकि धरती गोल घूमेगी, ऑब्वियस सी बात है, गोल घूमना घूमेगी तो उसके ऊपर जो भी, अब सिंपल सी चीज समझो आप एक भगोना लो, भगोने के अंदर पानी डालो, भगोने को गोल गोल घुमाओ अपने हाथ से, राइट? तो क्या होगा, उसके अंदर का पानी भी तो घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सेम वही फिनोमेना हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब पानी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आइस शीट्स मेल्ट होने के कारण वेट भार जो है वो पड़ेगा और उसके कारण धरती का रोटेशन इन्फ्लुएंस होगा। फिर सेलेस्टियल इन्फ्लुएंस, ग्रेविटेशन, जैसे कि आपको पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हल्की फुल्की साइंस अगर आपने पढ़ी तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वस्तु है सभी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सभी में हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो भाई स्पेस में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं
अगर धरती के नजदीक में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका ग्रेविटी जो है, उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी भी इफेक्ट करेगी धरती को, है कि नहीं? नॉर्मल सी बात है, कोई भी अगर प्लैनेट या कोई भी बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एस्टेरॉइड अगर हमारे नजदीक में आ गया तो भी ग्रेविटी जो है इफेक्ट होगी। फिर इंटीरियर डायनेमिक्स, अब धरती के अंदर काफी सारी चीजें हैं, राइट? उसकी डेंसिटी में अगर चेंजेस आते हैं, राइट, या उसमें कमी होती है, कुछ भी अंदर धरती के अंदर चेंजेस आते हैं, तो भी धरती का रोटेशन जो है वो अफेक्ट होगा। तो ये सब फैक्ट्स है, पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है आपको। अब जब धरती अगर स्लोली रोटेट करेगी तो उसका क्या नुकसान होगा? तो अब देखो, इन सब पॉइंट्स में तो आपको ये बस बुलेट पॉइंट्स में लिख देना, और टॉरिजाइनल वेव्स जो है, ये मरोड़ तरंगे, और ब्रैकेट में हिंदी में भी इसको हिंदी वाले स्टूडेंट भी टॉरिजाइनल वेव्स लिख लेना। और ये क्या होती है उसके बारे में सिर्फ लिख लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। बाकी ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। आकाशीय प्रभाव इसमें ब्रैकेट में लिख देना, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल। फिर ये इंटीरियर ऑफ डायनेमिक्स, राइट, आंतरिक गतिकी। तो बस इतना आप मेंशन कर दोगे, दैट्स इट। तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये सब कारक होते हैं जिसके कारण धरती का रोटेशन जो है वो अफेक्ट होता है। अब देखो, धरती अगर स्लोली रोटेट करेगी तो क्या होगा? तो स्लो डाउन जो होगा रोटेशन में, ये बताया जा रहा है कि ए लीप सेकंड जो है वो ऐड करेगा। क्या करेगा? लीप सेकंड्स ऐड करेगा एटॉमिक क्लॉक में, और इंपैक्ट होगा पूरा सिस्टम। मतलब आप ये ध्यान में रखो, इसकी जगह, ये लिखने की जगह आप लिख लो कि टाइमिंग सिस्टम जो है या टाइम कीपिंग जो है वो मिसमैच होगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि धरती के रोटेशन के हिसाब से हम लोग टाइमिंग जो है वो रखते हैं अपना। भाई ऑफिस टाइम जो होता है वो दिन में क्यों रखते हैं हम लोग? रात में भी होता है, चलो ठीक है, लोग रात में भी ऑफिस करते हैं, बट ज्यादातर एक्टिविटीज होती हैं, वर्क टाइम जो होता है वो मॉर्निंग में शुरू होता है। क्यों? डे लाइट सेविंग जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, डे लाइट सेविंग। तो हम उस समय इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है वो नहीं करते हैं, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, बचाते हैं हम लोग। भाई जितनी भी लेबर वाली एक्टिविटी होगी सुबह ही होगी ना। अब सुबह होगी मतलब 8 घंटे की शिफ्ट में हम लोग को ये कोशिश करनी है कि भाई लोगों को जैसे सुबह 8 बजे से लेकर आप जो है वो काम शुरू करवा दो। तो आप अगर सुबह 8 बजे से काम शुरू कराओगे कि 8 बजे उजाला उजाला हो गया, शाम में 6 बजे तक भी कराओगे तो 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। बट अगर अंधेरा ही 5 बजे होने लगा, क्योंकि धरती का रोटेशन शिफ्ट होगा तो अंधेरा होगा ना। जल्दी हो सकता है, लेट हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर जल्दी अंधेरा हो गया तो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा? 6 बजे अभी उजाला 6 बजे तक उजाला रहता है, 7 बजे तक रहता है। अगर मान के चलो कि 5 बजे 4 बजे अंधेरा होने लगेगा, तो काम रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। ये लेबर जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ये सब थोड़ा बन पाएगा। हालांकि आज की डेट में तो रात में ही बनाते हैं हम लोग, बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है कि नहीं होती? एनर्जी खर्च होती है। इसी को डे लाइट सेविंग बोला जाता है। तो आप लिख लो, टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा, हमें फिर सटीक क्लॉक्स पे जो है वो काम करना पड़ेगा। जीपीएस जीपीएस सैटेलाइट जो है वो डिपेंड करती है एग्जैक्ट टाइम मेजरमेंट के ऊपर, और जैसे ही धरती के रोटेशन जो है वो रिड्यूस होगा, एक्यूरेसी जो होगी जीपीएस सिस्टम की वो भी इनइफेक्टिव हम लोग को देखने को मिलेगा, एक्यूरेट नहीं हो पाएगी, राइट। सी लेवल जो है वो राइज हो जाएगा, समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, राइट, वो तो बढ़ ही रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी ज्यादा मात्रा में, और इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज का धरती के रोटेशन का ये हाईलाइट जो है वो करेगा कि किस प्रकार से वेदर पैटर्न्स के साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि ये पूरा प्लैनेट का रोटेशन भी जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाले पॉइंट्स जो है वो, ये वाला पॉइंट मत लिखना, बस ये 4 पॉइंट्स है वो मेंशन, ये तीसरा भी मत लिखो, ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर बस मेंशन करो कि टाइम मैनेजमेंट, जीपीएस का इशू और अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, अब मोशन जो होते हैं धरती के और उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करें। अब ये फैक्ट आपको ऑलरेडी पता है कि धरती जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पर। अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे के टाइम में एक सर्कल कंप्लीट होता है, डे और नाइट जो रिफ्लेक्ट करता है। बहुत बेसिक चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता है। फिर प्रेसिशन, वोबल जो है धरती के रोटेशन एक्सिस में ये ऑल्टर करता है डायरेक्शन, उसके पॉइंट्स रिलेटिव टू फिक्स्ड स्टार्स अफेक्टिंग सीजनल टाइम। तो आपको ऑलरेडी पता है कि धरती जो है वो सूरज के जो है वो चक्कर लगा रही है। तो अब हमने अक्सर देखा हुआ है कि एक्सिस ऐसा रहता है, राइट, बट एक्चुअल में एक्सिस ऐसा नहीं होता। धरती जब घूमती है तो ये ऊपर और नीचे जो है वो करके जाती है, उसी की बात हो रही है, राइट। और टिल्ट टिल्ट में रहती है, टिल्ट जो है उसका ऊपर नीचे होगा, यानी कि हल्की सी ऊपर या हल्की सी नीचे जो है वो जाएगी बीच बीच में। फिर कोरोलिस इफेक्ट तो आपको ऑलरेडी जो है वो पता है, राइट। रोटेशन जो है अफेक्ट करता है विंड को, ओशियन करेंट्स को, हमने पढ़ा हो ना, कोल्ड करेंट्स, वार्म करेंट्स, उसमें कोरोलिस इफेक्ट का बड़ा रोल होता है।
भाई पानी का बहाव जो होता है वो इक्वेटर की तरफ जो जा रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो कोरोलिस इफेक्ट के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो लिखा है ना, अब ये यूपी पीसीएस में भी अभी बीच में क्वेश्चन पूछा गया था और काफी बार स्टेट पीएससी में पूछा जाता है। टर्न राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये लिख लेना कि पानी जो होता है, ये ओशन करंट्स वगैरह जो होते हैं और विंड जो होती है, अगर आप देखोगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पर ऊपर वाले हिस्से पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि ये राइट की तरफ मूव करती है, और सदर्न हेमिस्फीयर पर हम लोग को देखने को मिलती है कि लेफ्ट की तरफ जो है वो उसका मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? कोरोलिस इफेक्ट के कारण होता है। टाइम जोन्स अलग अलग क्षेत्र के अंदर सनराइज सनसेट जो है वो अलग अलग समय पर हम लोग को देखने को मिले। टाइम जोन जो है वो होगा, अफेक्ट होगा, तो वो अपन पहले भी कवर कर चुके हैं। साइकिल ऑफ इल्यूमिनेशन, बाउंड्री लाइन जो होती है जो डिवाइड करती है डे और नाइट को, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो कहा जाता है। क्या? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, रोशनी का चक्र। मतलब एक ऐसी लाइन जो डिवाइड कर रही है डे और नाइट को, हाँ भाई इस समय डे होगा, इस समय नाइट होगी, राइट? तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो ये हो गया धरती के रोटेशन से रिलेटेड पॉइंट जो आपको लिखना नहीं है, जो आपके जीएस में ऑलरेडी कवर कर दिए जाते हैं। अब धरती का रिवॉल्यूशन, जो धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है उसकी बात हो रही है। 365 दिन में पूरा एक चक्कर जो है फिनिश होता है। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लीप ईयर हम लोग को देखने को मिलता है, जो ये धीरे 6-6 घंटे करके बढ़ जाते हैं, तो एक लीप ईयर वाला टाइम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर धरती का रिवॉल्यूशन के कारण सीजन हम लोग को देखने को मिलता है अलग अलग। टिल्ट जो होता है, जो मैं भी आपको बता रहा था, राइट? तो ये सनलाइट के एंगल्स वेरी होते हैं और इस कारण हम लोग को वो देखने को मिलते हैं, सीजन्स। अब देखो धरती का रोटेशन जब स्लो डाउन होगा तो ये सीजन्स में भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सिस भी उसके जो टिल्ट एक्सिस है वो भी तो चेंज हो रहा है ना। फिर समर सॉलिस्टिस आता है 21 जून को, राइट? ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को आती है। शीतकालीन संक्रांति, विंटर सॉलिस्टिस 21 दिसंबर को आती है। सब डेट्स ध्यान में रखनी है। ये लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? रिफ्लेक्ट करता है। इक्विनॉक्स यानी कि इक्वल, वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च, ऑटोमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर, तो 21 मार्च को बसंत, विषुव और शरद विषुव 23 सितंबर को, राइट? तो इसके अंदर डे जो होते हैं वो नियरली इक्वल हम लोग को देखने को मिलता है। फिर धरती 23.5 डिग्री पर जो है वो टिल्ट हम लोग को देखने को मिलती थी, चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो ये भी अफेक्ट करता है टिल्ट, डे की कितनी लेंथ होगी, नाइट की क्या लेंथ होगी, है ना? सीजन चेंज में भी अफेक्ट करता है, वही चीज जो मैंने आपको बताई। तो ये उसके पूरे जितने भी धरती की चीजें, रोटेशन और रिवोल्यूशन की, ये पूरी चीजें चेंज हो जाएंगी अगर धरती का मूवमेंट स्लो होता है, धरती का एक्सिस में शिफ्ट होता है, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक कारण ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखो कितनी अच्छी रिसर्च है, इसका इस्तेमाल आप मेंस में जरूर करिएगा और आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 90% ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इन्होंने रिलीज किया है 25वां एडिशन एक रिपोर्ट का, जिसका टाइटल हम लोग को देखने को मिल रहा है वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2023। तो लिख लेना भैया, ये कभी कभी आ जाता है कि फलाना रिपोर्ट जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। तो रिपोर्ट जो है वो बता रही है, हमें ओवरव्यू दे रही है इंडिया के डायनेमिक्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ, इकोनॉमिक्स, राइट, और डिसीजन मेकिंग के बारे में। फिर इसके अलावा रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है डेमोग्राफिक चेंजेस जो 2036 तक हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट? और जो हमारे कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट? सामाजिक आर्थिक जो हम लोग को कारक देखने को मिलते हैं उसको प्रभावित कर सकते हैं। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बुजुर्ग हो गई है ना, तो क्या होगा, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाएगी और टैक्स का बर्डन बहुत कम लोगों पर पड़ेगा। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन के कारण सरकार का जो राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा। यस, वैसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये फैक्ट आप लिख सकते हो आप। इंडिया की पॉपुलेशन जो है बताई जा रही है कि 152.2 करोड़ हो जाएगी 2036 तक। सेक्स रेशियो एक्सपेक्टेशन ये है कि इंप्रूव होगा। हर 1000 मैन में हम लोग को 952 जो है वो महिला देखने को मिलेगी। मतलब अभी भी कुछ मेल्स जो है वो बिना बेचारे शादी के रहेंगे, राइट? अब चलेगा, वो भी अच्छा है एक। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं है ये, है ना? तो ये बताया जा रहा है कि 943 जो हम लोग का सेक्स रेशियो है 2011 में, ये 952 हो जाएगा बढ़कर, जो कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आएगा। फीमेल परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो 48.8% हो जाएगी 2036 में, जो कि 2011 में 48.5% हमें देखने को मिली थी। मतलब यानी कि और बैलेंस
जेंडर कंपोजिशन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, ये रिपोर्ट बता रहा है, ये चीज जरूर लिख सकते हो आप कि एक बैलेंस सिचुएशन जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, एज डेमोग्राफिक की बात करें तो जो भी इंडिविजुअल है 15 साल से कम की उम्र के हैं, ये कम हो जाएंगे क्योंकि फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। पहले जो बहुत बच्चे पैदा किए इंडिया के अंदर लोगों ने, अब थोड़ा सा दिमाग आ गया है, तो अब थोड़ा सा जो है वो मतलब दिमाग आ गया है एंटरटेनमेंट की भी बहुत सारे सोर्सेज जो है वो आ गए, राइट। नहीं तो पहले टीवी वगैरह नहीं थे, एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं था, तो ऐसा भी कहा जाता है कई बार, राइट, कि एंटरटेनमेंट नहीं था, तो आजकल एटलीस्ट वेब सीरीज वगैरह है तो लोग का दिमाग वहां से जो हट गया है। प्लस अवेयरनेस, आज की डेट में प्लानिंग भी होती है, राइट, कि अब भाई हम हमारे पास खुद अभी इतना पैसा नहीं है, बच्चों को कैसे इस धरती पर लाकर परेशान करेंगे, तो ऐसे लोग पहले लोग समझते नहीं थे, अवेयरनेस भी नहीं थी। इंक्रीज इन एंटीसिपेटेड इन द पॉपुलेशन एज 60 ईयर्स एंड अबव, तो ये हमारे लिए चिंता वाली बात है। ये बताया जा रहा है कि 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के जो लोग हैं वो बढ़ जाएंगे, और हेल्थ केयर और सोशल सर्विस में चैलेंजेस सबसे ज्यादा नजर आएंगे। फर्टिलिटी ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ASFR, आयु विशिष्ट प्रजनन दर, तो ये डिक्लाइन हुआ है 20 से 24 साल की उम्र के लिए और 25 से 29 साल की उम्र के लिए, राइट। 2016 और 2020 के बीच में देखा गया, राइट। और रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि फैमिली प्लानिंग डिसीजन जो है वो डिले किया जा रहा है। अब ये बात तो सही है भाई, डिले फैमिली प्लानिंग डिसीजन की तो बात ही अलग है। शादियां ही जो है आज की डेट में जो है वो काफी लेट हो रही हैं, राइट। मैं खुद अनमैरिड हूं, तो वही चीज है, क्यों लेट हो रही है? बिकॉज ऑफ करियर। अपन सोचते ही यार जब तक जो है मतलब खुद प्रॉपर तरीके से सेटल ना हो जाए, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि भाई हल्का फुल्का पन्ने, अब देखो हर एक इंसान का मतलब आज भी होता है, ऐसा नहीं है, हर एक इंसान का सोचना अलग होता है। जैसे कुछ लोग जो है वो 50,000 रुपए महीने में खुश हैं, कुछ लोग 15,000 रुपए महीने में खुश हैं, कुछ लोग 30,000 रुपए महीने में खुश हैं, कुछ लोग 1 लाख महीने में खुश हैं। साला अपन को 1 करोड़ रुपए महीना भी मिलेगा तो भी अपन खुश नहीं हो रहा है, राइट। तो वो क्या सेटिस्फेक्शन लेवल हर एक इंसान का अलग रहता है। अपन को लगता है कि यार इतना टारगेट अचीव हो जाए, क्योंकि आजकल लोग इस हिसाब से देख रहे हैं ना चीजों को। भाई अगर मैं किसी को जो है वो एंटर करता हूँ अपनी लाइफ में, फैमिली बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है फैमिली के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है भाई, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए सिर्फ आपको इमोशंस काम नहीं आएंगे, मेनली आएगा पैसा। भाई आप किसी को लेकर आ रहे हो तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि मजदूरी करवाने के लिए लेके आ रहे हो। जनरली होता है लोगों के यहाँ कि भाई चलो ठीक है आ गए, और वही फिर दहेज वहेज और ये सब चीजें तो चलती हैं, इसलिए भी लोग कर लेते हैं कि चलो पैसा आएगा, और बीवी आएगी तो वो घर का वर का काम करेगी, घर संभालेगी। अरे भाई तुम किसी सर्वेंट को थोड़ा ना रख रहे हो यार अपने पास कि वो घर का काम करेगी। यू शुड बी केपेबल एनफ कि आप किसी को लेके आओ तो उनको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, करें वो अपने मन के हिसाब से करें। आप इतनी व्यवस्था कर दो कि प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े उसको जो आ रही है। मैंने देखा यार, इवन सम ऑफ माय फ्रेंड्स गॉट मैरिड और डोमेस्टिक वर्क में इतनी इन्वॉल्व हो गई कि थक जाती है बेचारी, काम भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, घर आके बर्तन भी मांजे जा रहे हैं। ऐसे नहीं काम करना है भाई, ऐसे काम नहीं करने हैं। इतनी व्यवस्था अपनी बना के चलो कि इस प्रकार का मैनुअल लेबर वर्क जो है वो आप अपनी वाइफ से ना करवाओ और ना हस्बैंड से दोनों तरफ मैटर करता है। हाँ, पता लगे वाइफ जो है वो अर्निंग वाली हुई, मस्त आ रही है, सोफे में आके लेटी, जा पानी लेके आओ ऐसा नहीं। हाँ, खुशी से जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब जैसे मैं भी हूँ यार, मैं भी आज आज की डेट तक मम्मी के हाथ का ही मतलब वो सर्विंग चाहता हूँ, वरना मैं खाना नहीं खाता, मुझे सर्विंग मम्मी के हाथ की चाहिए। मतलब जब मैं घर में हूँ तो, घर के बाहर हूँ तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मैं हाथ से मतलब बोलते ना कि इतना निकम्मा लड़का है कि हाथ से एक रोटी तक नहीं निकालता, ऐसा बोलती है मेरी मम्मी। बट मैं इसलिए नहीं निकालता, मेरे को अच्छा लगता है भाई कि वो मुझे लाके दें। बट कभी कभी गुस्सा होती है वो, जैसे मैं बैठता हूँ मतलब पानी लेके आओ, वो तो एक गिलास पानी तक नहीं लेके आ सकते निकम्मे। तो ऐसा चलता रहता है। चलो अब आगे बढ़े। तो 2020 से 24 साल की उम्र और 25 से 29 साल की उम्र में ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हो गया, डिले फैमिली प्लानिंग के कारण। स्लाइटली इंक्रीज हम लोग को जो है वो देखने को मिला 35 से 39 एज की ग्रुप में। हाँ, ये सजेस्ट कर रहा है कि ट्रेंड जो है वो वुमेन का, वो अपनी फैमिली एक्सपेंड कर रही है आफ्टर सेटलिंग इनटू लाइफ।
आजकल लोग सोचते नहीं कि यार पहले शादी कर लेते हैं यार, 5-10 साल तक घूमेंगे, 5-1 साल तक बढ़िया वर्ल्ड टूर करते हैं, फिर उसके बाद फिर बेबी को इस दुनिया में लेके आते हैं। होता है ऐसा, होता है, नॉर्मल सी बात है भाई, आजकल हो रहा है ऐसा, राइट? ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि एकदम से बच्चे आ गए तो वो बर्डन थोड़ा-सा बढ़ जाता है, क्योंकि इनिशियल एज में 5 साल, 6 साल, 10 साल तक की उम्र में एक बच्चे को हैंडल करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। आपकी लाइफ पूरी बाउंडेड हो जाती है उस बच्चे के नज़दीक, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते, आपको फ्रीडम ही नहीं मिल पाती। इवन आपने देखा होगा कई बार थिएटर्स में जाते हो, तो बीच में बच्चा रोने लगता है, तो फिर पापा जो है वो कई बार उठ के जो है बाहर लेके जा जाते हैं कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तो मूवी भी नहीं देख पा रहे वो ढंग से, है ना? अब लिटरेट और इलिटरेट पॉपुलेशन में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ की, तो इंडिया जो है उसने एक माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया है, जिससे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको रिड्यूस कर दिया है। 97 पर लाख लाइव बर्थ्स हम लोग को देखने को मिली है 2018-2020 में, और ये ट्रैक में है कि ये अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो अचीव कर लेगी 70 के 2030 तक, यानी कि हर 1 लाख जो माताएं बच्चा देती हैं, उनमें से जो है वो 70 माताओं की जो है वो, मतलब इस अपन तो चाहेंगे भाई किसी की डेथ ना हो, बट टारगेट ये है कि जो अभी 97 माताओं की डेथ होती हैं, तो वो घटकर जो है वो 70 तक हम जो है एटलीस्ट इस टारगेट को लेकर आए। ऐसे ही जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि नवजात शिशु की, राइट? तो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट हुआ है, राइट? मेल और फीमेल के लिए जो है वो दोनों इक्वल है। 2020 में 28 पर 1000 बर्थ। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी घट गई है, 2015 में 43 थी और ये 43 से 2020 में 42 हो गई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें, यानी कि कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं, राइट? तो मेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया है 2017-18 और 2022-23 के बीच में 75.8% से 78.5% हुआ है, और फीमेल का भी बढ़ा है 23.3% से 37 हुआ है। काफी अच्छा ग्रोथ यहां पर देखने को मिला है। वुमेन के द्वारा शुरू किए गए जो स्टार्टअप्स हैं, वो भी हमें 47.6% देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, मतलब यानी कि फीमेल एंटरप्रेन्योर जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये भी हल्का सा जो है वो इंक्रीज हुआ है। पहली बार 2019 में हम लोग को देखने को मिला था कि मेल का टर्नआउट जो है वो सरपास हुआ था जनरल इलेक्शन के दौरान। रिफ्लेक्ट किया जाता है कि महिला जो है वो और ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर जो है वो हो रही है। फिर इसके अलावा सन मेटा प्रेफरेंस की बात करें कि बेटे के जन्म को प्राथमिकता जो दी जा रही है, तो ये मतलब वही चीज है कि ये हाईलाइट करता है कि भाई जो सोसाइटी के अंदर जो वो होता नहीं कि लड़के को लेकर बाइसनेस जो होती है कि लड़का पैदा हुआ तो खुशी, लड़की पैदा हुई तो गम। हालांकि आजकल ये सब चीजें जो है वो खत्म होती जा रही हैं, इसमें इंप्रूवमेंट नजर आया है। एजिंग पॉपुलेशन की बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 347 मिलियन हो जाएगी 2050 तक, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। ठीक है। फिर इसके अलावा हेल्थ आउटकम्स में डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिल रही, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, आज भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अवेलेबल नहीं है, मतलब हर जगह हॉस्पिटल्स नहीं है ना? तो ये भी एक इशू है। महिलाओं के लिए बैरियर हम लोग को कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि पितृसत्तात्मक सोसाइटी हम लोग को देखने को मिलती है ना, पैट्रियार्कियल सोसाइटी जिसको हम लोग बोलते हैं। कई बार घर बोला जाता है कि हमारी बहू बाहर काम करने नहीं जाएगी, उसकी इच्छा उसके बावजूद भी, है ना? ऐसा होता है कई कई सारी फैमिलीज के अंदर, तो वो आज भी है, जिसके कारण महिलाओं को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से जो है वो दूर रखा जाता है। सपोर्ट किया जा रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। बस ये सब चीजें हैं। NIRF 2024, NIRF मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है NIRF 2024। वो IRF नहीं था, वो NIRF था, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, अपने 9वें एडिशन का। तो याद रखिएगा NIRF किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। IIT मद्रास, IIT सॉरी IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये आज भी टॉप पोजीशन पर है इंस्टीट्यूट्स। नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई, लिख लेना ये पूरी चीजें, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी। NIRF में क्या क्या चीजें आई, तो IIT मद्रास जो है वो टॉप पोजीशन पर है। ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरीज के अंदर 6 और 9 सालों के लिए लगातार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो लीडिंग इंस्टीट्यूशन हम लोग को यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में देखने को मिला। याद कर लेना, ये स्टेट पीएससी में बहुत पूछता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसने भी टॉप पोजीशन जो है वो मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर
5वें साल में लगातार मेंटेन की हुई है। एम्स दिल्ली जो है उसने मेडिकल कैटेगरी के अंदर 7वें साल लगातार टॉप पोजीशन जो है वो हासिल करी है, राइट। ओवरऑल कैटेगरी में 7वीं पोजीशन पर एम्स दिल्ली है। जामिया हमदर्द, इसकी टॉप रैंकिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिली है फार्मेसी की कैटेगरी में। आईआईटी रूरकी ने जो है वो लीड किया है आर्किटेक्चर और प्लानिंग की कैटेगरी में। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू जो है, ये बताया जा रहा है कि 11वीं से 6ठी पोजीशन पर जो है वो आ गई है, राइट। टॉप 10 की कैटेगरी में डीयू भी वापस आ गई है। न्यू कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी और इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन्होंने टॉप किया स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी नई कैटेगरी में। स्किल की कैटेगरी में जो है वो टॉप किया है सिम्बाइसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे ने। फिर पार्टिसिपेशन काफी सारे यूनिक इंस्टीट्यूशन ने एनआईआरएफ में पार्टिसिपेट किया बहुत ज्यादा। अब ये कितना पार्टिसिपेशन हो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान में रखो कि और भी ज्यादा इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लान करती है कि वो इंट्रोड्यूस करे सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2025 में, राइट। ठीक है कि मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उसका एनवायरमेंट कितना बेटर है, सस्टेनेबल है, एनर्जी के मामले में कितने एफिशिएंट है, उसका कैंपस ग्रीन है कि नहीं, तो ये भी आने वाले समय में जोड़ दिया जाएगा एनआईआरएफ की रैंकिंग्स में। ठीक है, रैंकिंग पैरामीटर की बात करें तो ये पैरामीटर ध्यान में रखना कि एनआईआरएफ जो है वो 5 चीजें देखती है। कौन सी टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, शिक्षण, सीखना और संसाधन, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, अनुसंधान और व्यवसायिक अभ्यास, ग्रेजुएशन आउटकम, और ये स्नातक परिणाम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, राइट, समावेशिता जिसको हम लोग बोलते हैं, और परसेप्शन, धारणा। तो ये 5 चीजों को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है रैंकिंग। मॉडिफिकेशन जो है वो लाए गए थे इसके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में 2024 में। फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो एडजस्ट किया गया 1:10 के हिसाब से मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के लिए और 1:20 के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए। मतलब कि हर 10 बच्चे में एक फैकल्टी तो होना जरूरी है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, और स्टेट गवर्नमेंट में हर 20 बच्चे में, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी में हर 20 बच्चे में एक फैकल्टी। फिर नेक्स्ट, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल के बारे में बात करें तो ये फोकस करती है, इसकी कैटेगरी हम लोग को ये A++ से लेकर D की कैटेगरी में रही है, रखती है इंस्टीट्यूट्स को। एनआईआरएफ जो है ये क्वालिटी देखती है, बहुत सारी चीजें देखती है, रेड 5 पैरामीटर्स के आधार पर जो है वो डिसाइड करती है रैंकिंग्स। और एनएएसी जो है वो ओवरऑल क्वालिटी पर रिपोर्ट जो है वो तैयार करती है। तो यूनियन बजट 2024-2025 के अंदर ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी कि कंपनी जो है वो सीएसआर फंड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं और जो कवर करेंगी 10% इंटर्नशिप कॉस्ट को। जो इंटर्नशिप मिलती है ना, हम लोग को देखने को मिलता है, तो 10% इंटर्नशिप कॉस्ट जो है वो कवर किया जाएगा किसके थ्रू, सीएसआर के थ्रू। सो एजुकेशन के अंदर लगभग 33% सीएसआर एक्सपेंडिचर का हम लोग को देखने को मिलता है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और ये लार्जेस्ट शेयर था जो अभी तक एलोकेट हुआ। और एकदम से सीएसआर स्पेंडिंग भी बढ़ गई वोकेशनल स्किल्स के लिए, क्योंकि कई बार कंपनी जो है देखो इस प्रकार के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए भी जो है वो फंड्स प्रोवाइड कराती है कि चलाओ ऐसे प्रोग्राम को। तो टोटल सीएसआर स्पेंडिंग जो है वो बढ़ी है। अब ये कितनी क्या बढ़ी है वो सब याद रखने की जरूरत नहीं, बस बढ़ गई है, आपको ये ध्यान में रखना है। एजुकेशन जो है वो टॉप सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा सीएसआर पर खर्चा हुआ है। जैसे कंपनी ने जो है वो स्पॉन्सर कर दिया कि भाई बच्चों को जो है फ्री में पढ़ाना है, ऐसी चीज है। तो कंपनी जो है वो पब्लिक सेक्टर के आउटसाइड जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है 84% टोटल सीएसआर जो स्पेंड हुआ उसका, वाइल पब्लिक सेक्टर जो है वो मात्र 16% ही सीएसआर पर खर्च जो है वो कर रही है। तो यानी कि प्राइवेट कंपनीज जो है बहुत खर्च जो है वो करी, क्योंकि उनको मेंटेन करके रखना पड़ रहा है अपना। यूनियन बजट के अंदर नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी और ये कहा गया था भाई आप सीएसआर का पैसा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो इंटर्नशिप कॉस्ट के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जो है वो, यानी कि हमें 1 करोड़ युवाओं को जो है वो स्किल्स प्रोवाइड करानी है और उनको टॉप 500 कंपनीज के अंदर स्किल्स प्रोवाइड करवानी है, यानी ट्रेनिंग दिलवानी है। स्कीम के अंदर मंथली अलाउंसेस जो है 5,000 रुपए का हर एक इंटर्न का जो है वो था, और वन टाइम असिस्टेंस 6,000 रुपए का रखा गया था। और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि गैप जो है वो फुलफिल करना है कि भाई जो इंडस्ट्री को, मैंने आपको हमेशा पढ़ाया हुआ है कि जो एजुकेशन जो पढ़ा रहा है, एजुकेशन से वो चीज नहीं मिल पा रही है जो इंडस्ट्रीज को चाहिए, तो इसलिए हम लोग को जॉब्स की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जॉबलेस की प्रॉब्लम। ठीक है, एजुकेशन में 10,085 करोड़ रुपए जो है वो रिसीव हुआ है, और डिबेट भी आ गई है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया फंड्स का अलग अलग सेक्टर में। सीएसआर स्पेंडिंग वोकेशनल स्किल्स पर जो है बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स के सेक्टर में, डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्टर में डिक्लाइन हुई है।
महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में सबसे ज्यादा सीएसआर फंड रिसीव हुआ है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और रीजन जैसे कि लेह लद्दाख में बहुत कम हुआ है। तो इश्यूज यही हैं कि ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी, कहीं किसी राज्य में ज्यादा हुआ है, किसी में कम हुआ है। सेक्टर्स अलग अलग, सही मतलब सही तरीके से सभी सेक्टर में इक्वली फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। पीएसयू ने कम किया है, नॉन पीएसयू ने ज्यादा खर्च किया है। ट्रांसपेरेंसी का भी इशू है कि भाई जो पैसा दिया जा रहा है वो सही जगह यूज में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कि सिर्फ ऑन पेपर हो रहा है, ऐसी चीज है। लोकल गवर्नमेंट प्रोग्राम के साथ हम इसको इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, राइट, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। राइट, अब जो प्रॉब्लम्स है वो इसकी सोल्यूशन है कि भाई सेक्टर वाइज भी करो, रीजन वाइज भी करो, राइट, इंकरेज करो कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो पार्टिसिपेट करें, गवर्नेंस को इम्प्रूव करो, राइट, शासन को इम्प्रूव करो, ये सब चीजें। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और एंड बैरी बच विलमोर ये एक्सटेंडेड स्टे जो है वो फेस कर रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, तो सिंपल शब्दों में ये समझो कि यार स्पेस पे मौजूद एक बहुत बड़ा सा रिजॉर्ट है जहां पर रिसर्चर जाते हैं स्पेस की रिसर्च करने के लिए। और जैसे अगर दूसरे प्लैनेट पर उनको कोई कहीं जाना है, यानी कि दूसरे प्लैनेट की यात्रा करनी है, तो पहले वो यहाँ पर जाएंगे, वहां पर कुछ समय रुक कर रिसर्च करके स्टे करके फिर दूसरे प्लैनेट की तरफ जाएंगे। तो देखो कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जो रिजॉल्व नहीं हुए, और बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में, जो कि उन्हें यहाँ पर लेकर आया था जून 2024 में। ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक शॉर्ट मिशन कि एस्ट्रोनॉट्स है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे फरवरी 2025 तक। अब इनका स्पेस में जो टाइम है रहने का वो बढ़ा दिया गया है। अब ये प्रोलॉन्ग मिशन के कारण बहुत सारी चिंताएं रहती है कि एस्ट्रोनॉट की हेल्थ में, क्योंकि यार वहां पर ग्रेविटी है नहीं, आप हवा में लटकते रहते हो, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि ब्लड फ्लो वगैरह जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, राइट, सही तरीके से काम नहीं करता। उसके लिए पता है बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी करते हैं लोग, कभी देखना वीडियो में मजा आ जाएगा आपको। इसका वीडियो भी अवेलेबल है, ओरिजिनल वीडियो अवेलेबल है, तो देखना आपको मजा आ जाएगा कि किस प्रकार से ये लोग ऑपरेट करते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर। कई बार तो लाइव भी चलता रहता है, ठीक है। तो ये प्रोलॉन्ग स्पेस मिशन जो होता है उसमें होता क्या है, तो देखो विलियम और विलमोर के बारे में हम लोग बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ट्रैवल किया है बोइंग के स्टार लाइनर से। और ये इनका पहला क्रू मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है दो पहले अनक्रू ट्रिप्स के बाद। ये प्री लॉन्च हीलियम लीक हम लोग को देखने को मिला और एडिशनल लीक हम लोग को देखने को मिला जर्नी के दौरान जो डिटेक्ट किया गया। बट वो क्रिटिकल, उतना ज्यादा क्रिटिकल जो है वो नहीं था, बट नए इश्यूज उभर कर आ रहे हैं जैसे कि पोस्ट डॉकिंग, राइट, जो एस्ट्रोनॉट्स को वापस आने से, यानी कि शेड्यूल जो बनाया गया उससे वापस आने से जो है वो रोक देते हैं। तो एनीवेज, तो अब ये इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि भाई क्यों एस्ट्रोनॉट जो है वो रुक जाते हैं स्पेस में, क्यों उनका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो अब कोई ना कोई टेक्निकल इशू आता है और उसके कारण बढ़ जाता है, सिंपल सी बात। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 25 सालों से ऑपरेट कर रहा है और आज की डेट में 7 और उससे ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स वहां पर रहते हैं। और वो वहां पर इतनी स्पेस है कि वो और भी लोगों को जो है वो अपने साथ रख सकता है, राइट। फिर रेगुलर कार्गो की वहां पर डिलीवरी होती है जो इंश्योर करती है कि भाई जितनी भी इंपॉर्टेंट काम की चीजें वो एस्ट्रोनॉट्स को मिलती रहे। यहाँ पर उनका स्लीपिंग क्वार्टर है, सोने का एक क्वार्टर है, बाथरूम है, जिम है, राइट। वहां पर पता है पानी को पिया नहीं जाता, खाया जाता है, पता है आपको। बबल्स होते हैं पानी के जो मतलब ऐसे वो छोड़ते हैं और हवा में निकलते हैं और उसको ग्रैब कर लेते हैं, जैसे खाते हैं ना अपन वैसे खाया जाता है। देखना मजा आएगा देख के। अब देखो मेन जो काम की चीज है वो ये है, ये चीज लिख लेना क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है स्पेस में रहने वाले लंबे समय गुजारने वाले लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को। तो बोन डेंसिटी इनकी लो हो जाती है, मसल एट्रोफी, मसल मास और स्ट्रेंथ जो होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि बट उसको ठीक करने के लिए हालांकि ये डेली एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, बट वो जो धरती पर कर रहे हैं और जो स्पेस पे कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर आपको कोई अपना बॉडी वेट फील नहीं होगा, राइट। विजन की प्रॉब्लम आती है, राइट। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जो मैंने भी आपको जो है बताया, हार्ट जो है वो अपना शेप चेंज कर सकता है और साइज चेंज कर सकता है माइक्रो ग्रेविटी में, जिसके कारण कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्ट अटैक वगैरह वापस आने के बाद। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है कि भाई आप इतने समय से उस मिशन पे जो है वो रहे हो, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये 5 चीजें सिर्फ लिख लो आप बुलेट पॉइंट बस, और डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पिछले एक्सपीरियंस से क्या नजर आया, तो रशियन के कॉस्मोनॉट थे वेलेरी पोलियाकॉफ। अच्छा, अभी देखो इस पे कॉस्मोनॉट लिखा हुआ है, आपको पता है ये एस्ट्रोनॉट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जमीन से ट्रैवल करने वाले जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं उनको कहा जाता है। रशिया की जमीन से स्पेस में ट्रैवल करने वाले स्पेस ट्रैवलर हैं उनको कॉस्मोनॉट कहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की जमीन से जो ट्रैवल करेंगे मिशन गगनयान के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स, तो उनको क्या, या स्पेस ट्रैवलर, उनको क्या नाम दिया गया है बताओ। उनके लिए अलग नाम है, पता है, जैसे रशिया का कॉस्मोनॉट है वैसे हमारा भी एक अलग नाम है,
आपको बताना क्या है वो पहले बहुत बार बता चुका हूं मैं। तो वैलेरी पोलियाकोव, ये इन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक स्पेस में गुजारा था। 438 डेज जो है वो गुजारा था मीर स्पेस स्टेशन में 1994 से लेकर 1995। एक साल 438 डेज, सोचो आप। तो और रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो ने 371 डेज कंप्लीट किए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक। विलियम और विलमोरे का एक्सपीरियंस फरवरी 2025 तक, इनको 250 से भी ज्यादा दिन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ने पहले भी काफी सारे मिशन जो है वो किए हैं स्पेस में। तो ये चीज है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये 1998 में लॉन्च हुआ था। ये लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है स्पेस का, जो 2000 से जो है वो कंटिन्यू ऑपरेट हो रहा है। ये चीज ध्यान में रखना, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा, इन कंट्रीज ने मिलकर, इन कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर जो है वो आईएसएस को बनाया है। और अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये धरती से, और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है, राइट। और हर 90 मिनट में जो है वो धरती का चक्कर लगाता है। और ये बेसिकली यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है रिसर्च का, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर चलती हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई है। फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम जो चेन्नई के अंदर है, उससे रिलेटेड बात हो रही है, तो याद रखना फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम कहां पर है, चेन्नई में। और यहां पर 15 अगस्त 1947 को जो है वो झंडा लहराया गया था। फ्लैग जो है वो प्योर सिल्क का जो है वो तैयार किया गया था, बनाया गया था। और ये जो म्यूजियम है इसको मेंटेन किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। हर घर तिरंगा कैंपेन, तो आप सभी लोगों ने अपने घर पर तिरंगा लगाया होगा, उम्मीद है। तो हर घर तिरंगा कैंपेन जो है आजादी के अमृत महोत्सव इनिशिएटिव 2022 में जो है वो लॉन्च किया गया था। ये कैंपेन जो है इसमें बताया जाता है कि खादी का इस्तेमाल करो, राइट। नेशनल फ्लैग बनाने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए खादी का ही इस्तेमाल करो। तो ये मेनली उस पर काम करता है। 2024 में इसका तीसरा एडिशन हम लोग को कैंपेनिंग का देखने को मिला था, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये स्पेस मिशन को लेकर, ये ह्यूमन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्पेस मिशन से, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इसका आंसर 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।